हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट इन द डार्क बाय हेलन केलर, विच इज़ द चैप्टर 3 ऑफ मैजिक लैंटर्न क्लास 8 कोर्स बुक. So let's begin. The following story is an extract from Helen Keller's autobiography, The Story of My Life. Autobiography ऐसा piece of work होता है जिसमें हम खुद की स्टोरी लिखते हैं. सो हेलन केलर ने अपने बारे में यानी कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. सो ये जो लाइट इन द डार्क चैप्टर है वो इसी नॉवल से लिया गया है. हेलन वॉज बॉर्न विद द एबिलिटी टू सी एंड हियर बट लॉस्ट बोथ ऑफ दीज सेंसेस ड्यू टू इलनेस व्हेन शी वॉज लेस दैन 2 years ओल्ड. उन्होंने अपने सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता दोनों को खो दिया क्योंकि उन्हें एक भयंकर बीमारी हो गई थी जब वो 2 साल से भी छोटी थी. कैन यू इमेजिन? दैट्स सो सॉरोफुल. लेट अस फाइंड आउट हाउ हेलेन्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड अराउंड हर चेंज्ड व्हेन शी वाज 7 years old. लेट्स बिगिन द चैप्टर. The most important day I remember in all my life is the one on which my teacher, Annie Mansfield Sullivan, came to me. So यहाँ पे हेलन केलर बताती है कि सबसे अहम दिन उनके लाइफ में कौन सा था जब उनकी टीचर उनके पास आई. एंड उनकी टीचर का नाम था एनी मैन्सफील्ड सलिवन. I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrasts between the two lives that it connects. जब भी हेलन केलर सोचती थी उनके टीचर के बारे में तो उन्हें लगता था कि ऐसे दो ऑपोजिट पर्सन्स कैसे बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्योंकि उनकी जो टीचर थी वो देख सकती थी, हियर कर सकती थी, सुन सकती थी. बट हेलन केलर उनसे पूरी अपोजिट थी. ना ही उन्हें देखना ना ही वो देख सकती थी ना ही वो सुन सकती थी. सो उन दोनों में काफ़ी इमेजरेबल कॉन्ट्रास्ट से काफ़ी ग्रेट डिफरेंसेस थे. It was the 3rd of March 1887, 3 months before I turned 7 years old. और उनकी टीचर कब आई उनके पास? 3rd of March 1887. अंडरलाइन दिस डेट. एंड 3 महीने बाद उनका बर्थडे था एंड वो उस बर्थडे के डेट पर 7 years की होने वाली थी. सो यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3rd जून को उनका बर्थडे था. On the afternoon of that eventful day, I stood on the porch, dumb, expectant. So, 3rd of March के आफ्टरनून को इवेंटफुल डे उन्होंने 3rd of March को बोला है क्योंकि इसी दिन उनकी टीचर उनके पास आई थी. इवेंटफुल मार्क्ड बाय इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इवेंट्स. लाइफ चेंजिंग इवेंट था, वो दिन था उनके लिए. I stood on the porch. Porch is a covered shelter projecting in front of the entrance of a building. This is a porch. Second image आप जो देख पा रहे हैं, बाहर का हिस्सा जो बाहर का शेल्टर है, extension to a house, that's a porch. Dumb, expectant. I guessed vaguely from my mother's signs and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen, so I went to the door and waited on the steps. उन्होंने रफली अपने मदर्स के साइंस, अपनी मदर्स की एक्टिविटीज़ से गेस किया कि कुछ तो अनयूजुअल होने वाला है, कोई तो आने वाला है या फिर कोई तो इवेंट टेक प्लेस होने वाला है. क्योंकि हमारे घर पे भी अगर कोई गेस्ट आने वाले होते हैं सो हमारे घर में काफ़ी हलचल मच जाती है. हम हमारे हॉल को क्लीन करते हैं, हमारे टॉयज़, हमारे बुक्स, पूरे घर को साफ़ करते हैं, राइट. सो उसी तरह से वो हरिंग टू एंड फ्रो मोशन से उन्हें पता चल जाता है कुछ तो अनयूजुअल होने वाला है. एंड इसीलिए वो डोर के पास जाती है एंड स्टेप्स यानी कि उनका बंगलो था वहाँ पर वो वेट करती है. क्या अनयूजुअल होने वाला है? द आफ्टरनून सन पेनिट्रेटेड द मास ऑफ honeysuckle.
हनीसक्ल यहाँ पे फर्स्ट इमेज है, काफ़ी स्वीट एंड काफ़ी फ्रेग्रेंट फ्लावर है ये हनीसक्ल। सो जो आफ्टरनून सनलाइट थी वो हनीसक्ल के जो क्लाइंबर है उसमें से पेनिट्रेट करके उनके मुंह पर पड़ती है। एंड यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है एज आफ्टरनून सन इज़ पेनिट्रेटिंग, लाइक ह्यूमन क्वालिटीज़ सन को यहाँ पे दे दी गई है। दैट कवर्ड द पोर्च एंड फेल ऑन माई अपटर्न्ड फेस। सो उनके मुंह पर सनलाइट पड़ती है। My fingers lingered almost unconsciously on the familiar leaves and blossoms that had just come forth to greet the sweet southern spring. उनकी जो फिंगर्स है वो लिंगर करती है उन पत्तों पर, हनीसक्ल के पत्तों पर। लिंगर करना मतलब वो स्लोली टच करती है, फील करती है उन लीव्स को। That had just come forth to greet the sweet southern spring. So season कौन सा चल रहा है? Spring. I did not know what the future held of marvelous surprise for me. उन्हें उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी लाइफ चेंज होने वाली है। उनके फ्यूचर में काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स लिखे हैं उनके लिए, काफ़ी बड़े बड़े सरप्राइजेज़ हैं उनके लिए। Anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks, and a deep languor had succeeded this passionate struggle. काफ़ी डिस्ट्रेस में थी वो। एंगर, बिटरनेस, जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी उनमें। काफ़ी टायर्डनेस, इनएक्टिविटी इनएक्टिविटी उनको फील होती थी। वो ब्लाइंड थी, उन्हें सुन ही नहीं आता था। इससे बुरा एक व्यक्ति के लिए क्या ही हो सकता है, राइट? सो वो काफ़ी परेशान हो गई थी ये सारी डिसेबिलिटीज़ के कारण। एंड कॉन्सिक्वेंटली एंगर, बिटरनेस, इनएक्टिविटी, टायर्डनेस को वो फील करती थी। Have you ever been at sea in a dense fog when it seemed as if a tangible white darkness shut you in? So यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल से समझाती है उन्हें कैसा लग रहा है उस वक्त। तो वो अपने रीडर्स को बता रही है कि डेंस फॉग में अगर आप सी के सरफेस पर होते हो, आपको ऐसा लगता है कि टैंजिबल वाइट डार्कनेस, वो क्लियर वाइट डार्कनेस आपको पकड़ कर रख देगा एक पिंजरे में, आपको कुछ देखने नहीं देगा, आपको विजन नहीं देगा। And the great ship, tense and anxious, groped her way towards the shore with plummet and sounding line. And great ship, जो ship है उस dense fog के बीच में, वो काफ़ी टेंस होती है। जो कैप्टन होता है काफ़ी टेंस होता है, क्योंकि वो जो डार्कनेस है उसे शट कर देता है, शिप को शट कर देता है एंड विजन कम हो जाती है। सो पायलट को चिंता होती है अब आगे क्या, कौन सा ऑब्स्टेकल आ जाए, कब शिप पलट जाए, काफ़ी टेंशन होता है, राइट? एंड जो शिप है वो सिर्फ शिप को अब एक ही ख्वाहिश होती है, शोर पर जाना। Plummet and sounding line is a weighted cord used to measure the depth of a body of water under a boat. So ये जो sounding line है इसका synonym है plummet। वो बोट के शिप्स के नीचे लगाई जाती है ताकि वो डेप्थ ऑफ द सी पता कर सके। And you waited with beating heart for something to happen. And आप पूरे टेंशन में है, क्या होगा, कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा, हम कैसे शोर पर पहुंचेंगे, इतने सारे सवाल आपके मन में उठते हैं एंड आपका दिल काफ़ी ज़ोरों से बीट करता है एंड आप काफ़ी सरप्राइज़ हो जाते हो कि आगे क्या होगा। आई वॉज़ लाइक दैट शिप। एंड वो जो हमारी ऑथर है वो अपने आप को वो शिप से कंपेयर कर रही है। Before my education began, only I was without compass or sounding line. उनके पास कोई एम नहीं था ज़िंदगी में जीने के लिए and had no way of knowing how near the harbor was. उन्हें कोई पता नहीं था जीवन में उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका क्या एम है ज़िंदगी में। Light, give me light.
was the wordless cry of my soul, and the light of love shone on me in that very hour. Light, give me light, उनकी सोल क्राई करती थी, मुझे लाइट दिखाओ, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। वो एजुकेशन जो हमारी ऑथर है वो एजुकेशन शुरू होने से पहले काफ़ी होपलेस थी, बट अचानक से होप की लाइट उनके ऊपर चमकती है। लेट्स गो फर्दर। आई फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप्स। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड एज आई सपोज टू माई मदर। सो ऑथर को लगता है उनकी मम्मी आई हैं, सो वो आगे हाथ बढ़ाती है। Someone took it, and I was caught up and held close in the arms of she who had come to reveal all things to me, and more than all things else, to love me. So, उनका हाथ कोई तो पकड़ता है एंड उन्हें गोद में, अपनी गोद में ले लेता है, एंड वो था और कोई नहीं, एनी मैक्सवेल सुलिवन, जो है हेलन केलर की टीचर। The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me a doll. So, आते ही उनके टीचर ने, मिस सुलिवन ने, हेलन केलर को एक डॉल दी। The little blind children at the Perkins Institution had sent it, but I did not know this until afterwards. जो पर्किंस इंस्टीट्यूशन है वो एक ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन थी जो ब्लाइंड लोगों के लिए काम करती थी, एंड उनके हेडक्वार्टर्स थे यूएसए में, मैसाचुसेट्स यूएसए में। एंड सो जो टीचर थी वो भी पर्किंस इंस्टीट्यूशन से ही आई थी। When I had played with it a little while, Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word doll. DOLL. So, जैसे ही हेलन केलर वो डॉल के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, खेलती है, तभी धीरे से जो मिस सुलिवन है हेलन केलर के हाथ में DOLL ये वर्ड्स ट्रेस करती है। I was at once interested in this finger play and tried to imitate it. So, जो हेलन केलर थी तब वो सिर्फ 7 years old थी, एंड ये जो फिंगर गेम था उन्हें काफ़ी पसंद आया, एंड इसीलिए उन्हें उस गेम में मज़ा आने लगा एंड वो उसे कॉपी करने लगी। When I finally succeeded in making the letters correctly, I was flushed with childish pleasure and pride. So, वो एक बच्ची थी एंड जैसे ही उन्हें ये गेम पता चला, इस गेम के बारे में, ये वो गेम को कॉपी करने लगी, इमिटेट करने लगी, उन्हें काफ़ी प्लेजर मिला। Running downstairs to my mother, I held up my hand and made the letters for doll. And जैसे ही उन्हें पता चला, उन्हें मज़ा आने लगा ये गेम में, वो नीचे भाग के गई अपनी मम्मी के पास एंड अपनी मम्मी को ये गेम के बारे में बताया। जैसे कि हमें कोई भी नई चीज़ पता चलती है, कोई नई गेम पता चलती है, कुछ भी नई थिंग पता चलती है, तो हम पहले किसके साथ शेयर करते हैं, या अपनी मम्मी के साथ। सो वो भी शी वॉज नॉट एन एक्सेप्शन एट ऑल। आई डिड नॉट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग अ वर्ड और इवन दैट वर्ड्स एग्जिस्टेड। उन्हें लगता था ये सिर्फ एक गेम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। उन्हें नहीं पता था वो एक लेटर स्पेल कर रही है या फिर उनकी एजुकेशन बिगैन हो चुकी है। आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन। सो जो मंकीज़ होते हैं वो इमिटेट करते हैं दूसरों को। सो इसी तरह जो उनकी टीचर है हेलन केलर के हाथ में DOLL लिखती हैं, एंड इसी तरह मंकी लाइक इमिटेशन करते हुए जो ऑथर है वो भी अपने मम्मी के हाथ पर वो वर्ड स्पेल करती है। In the days that followed, I learned to spell in this uncomprehending way a great many words. So, काफ़ी दिनों तक उन्हें लगता रहा ये तो एक गेम है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। In this uncomprehending way, उन्हें अंडरस्टैंड, उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये एक वर्ड है या फिर ये वर्ड्स क्या होते हैं। उन्हें जस्ट समझ में आ रहा था कि वो एक इंटरेस्टिंग गेम खेल रही है।
एंड उन्होंने काफ़ी वर्ड्स सीखे, पिन, हैट, कप, एंड वर्ब्स भी सीखे, सिट, स्टैंड, वॉक. But my teacher had been with me several weeks before I understood that everything has a name. और उन्हें पता एंड ऑथर को पता चलने से पहले कि ये वर्ड्स है, हमारे आसपास सारी चीज़ों के नाम हैं. ये पता चलने के पहले ही उनके टीचर उनके साथ थी हमेशा, उन्हें नए नए वर्ड्स बताती थी. बट हेलन केलर के लिए एक्चुअली में वो एक गेम की तरह था. So this is the part 1. Thanks for watching.